Assalamu alaikum. So in this video I will guide you about the chapter number 13 कार्डियक एरिथमिया कि आप लोगों ने इसमें से क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह पूछा जा सकता है, आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको बताता जाऊंगा कि क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और वो किस तरह पूछी जा सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दिस चैप्टर। इसमें सबसे पहले तो ये आप लोगों ने जो साइड पे लिखा हुआ है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली कंडीशंस लिखी हुई है जिन कंडीशंस में एरिथमिया हो सकता है। तो यू शुड नो अबाउट दिस कंडीशंस कि इन कंडीशन में क्यों एरिथमिया हो सकता है। सिंपल एरिथमिया का मतलब है कि रिदम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एबनॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ द पेस मेकर यानी ऐसे नोट की एबनॉर्मल रिदमिसिटी होगी तो एरिथमिया हो सकता है। कोई इम्पल्स हार्ट ब्लॉक हो जाए तब एरिथमिया हो सकता है। फिर एबनॉर्मल पाथवे बन जाए। एबनॉर्मल पाथवे का इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्सेसरी हमारे एक तो कंडक्टिंग पाथवे जो आपको पता है एस नोड इंटरनोडल, फिर उसके बाद एवी नोड बंडल ऑफ फेस इससे बन रहा है। एक और एक्सेसरी पाथवे कुछ कंडीशन में आ सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, बंडल ऑफ केंट। बंडल ऑफ केंट का क्या वर्क होता है, ये हमारे एट्रिया को डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा होता है थ्रू वेंट्रिकल। ये एक्सेसरी पाथवे है और इस पाथवे की जो एज अ रिजल्ट जो डिजीज होती है उसको कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। और ये पूछा जाता है, ये बार बार वाइवा में पूछा जाता है और जिस बच्चे को ये आ जाए उससे टीचर काफी इंप्रेस होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बंडल ऑफ केंट क्या होता है और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल साइनस रिदम। सो टेकिकार्डिया, हार्ट रेट का ज़्यादा होना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रीज़न क्या है। इसकी फॉर एग्जांपल रीज़न फीवर, बुखार होता है तब ज़्यादा हो जाएगा, एक्सरसाइज करते हैं तब ज़्यादा होगा। बुखार में क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आइंस की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की इंक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जल्दी जनरेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया की आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्रेडिकार्डिया एथलीट्स में होता है और उनमें ये फायदा देता है। फॉर एग्जांपल एथलीट्स ने काफी लॉन्ग रेसेस भागनी होती है या काफी ज्यादा उन्होंने एक्सर्शन करनी होती है, तो अगर उनका हार्ट रेट पहले से ही ज्यादा हो तो वो जब एक्सर्शन करेंगे तो उनके हार्ट पे बहुत बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है एथलीट्स का हार्ट रेट कम हो पहले, क्योंकि जब वो वर्क करे तो उसका हार्ट रेट जब इंक्रीज हो तो वो एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो ब्रेडिकार्डिया एथलीट्स में होता है। और फिर उसके बाद वेगल स्टिमुलेशन ब्रेडिकार्डिया कर सकती है। वेगल स्टिमुलेशन इज अनदर नेम फॉर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं साइनस एरिथमिया। सो यू शुड नो अबाउट द साइनस एरिथमिया। बस इसको एक बार रीड करें और इसको देखें कि रेस्पिरेशन में क्या वेरिएशंस आती है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल रिदम दैट रिजल्ट फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द हार्ट, साइनोएट्रियल ब्लॉक। सो साइनोएट्रियल ब्लॉक की आपको पता होना चाहिए ईसीजी पे क्या चेंजिंग आएगी। जब भी ऐसे नोट का ब्लॉकेड होगा तो हमारे पास क्या होगा, पी वेव एब्सेंट होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पी वेव नजर नहीं आ रही। अंदर जब भी ऐसे नोट का ब्लॉक होता है तो पी वेव क्या होगा, एब्सेंट। तो आपने याद रखना है कि ऐसे नोट के ब्लॉकेट की वजह से पी वेव एब्सेंट होगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर के ब्लॉक से क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर का ब्लॉक होता है तो पी आर इंटरवल में कोई चेंजेस आ सकती है या पी वेव और क्यू आर एस के कॉम्प्लेक्स के दरमियान में कहीं पे चेंजिंग आ सकती है। तो वो किस तरह चेंजिंग आएगी और कब एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक होगा। एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक होने की वजह स्कीमिया। स्कीमिया के जब भी ब्लड अगर कम पहुंचेगा तो ऑब्वियसली अगर ब्लड उसको कम पहुंच रहा है तो उसकी सेल डेथ हो जाएगी और एज अ रिजल्ट जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी सेल डेथ हो जाएगी तो वो वर्किंग छोड़ देगा। कंप्रेशन ऑफ एवी बंडल ड्यू टू सम कैल्सिफाइड प्लेक्स अगर कोई बन जाती है हार्ट में इन केस ऑफ सम डिफरेंट डिजीजेस। इन्फ्लामेशन, कोई वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीजेस एवी ब्लॉक करवा सकती है। और अगर वेगल स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि जो हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हार्ट रेट डिक्रीज करता है और वेगल स्टिमुलेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाए वो एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक भी करवा सकती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द इनकम्प्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक। आपको हार्ट ब्लॉक की 3 टाइप्स है, ये फिंगर टिप्स में आनी चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब टाइप 1 फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, इसमें हमारा जो पी आर इंटरवल है वो नॉर्मली कितना होता है 0.1 से 1 2 से लेके 0.2 तक ये नॉर्मल होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये 0.2 से ज्यादा हो जाता है पी आर इंटरवल। तो अगर ये ज्यादा हो गया तो हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 तरह के हार्ट ब्लॉक होते हैं, एक टाइप 1 और एक हमारे पास सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में हर बीट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट बीट है उसमें पी आर इंटरवल था, फिर सेकंड बीट का जो पी आर इंटरवल है वो फर्स्ट बीट से ज्यादा हो गया, थर्ड बीट का पी आर इंटरवल
पहली दोनों बीट से ज्यादा हो गया। और फोर्थ बीट में क्या हुआ कि पी वेव तो आई लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिसिंग था। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि एवी नोड, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिसिंग होने का क्या मतलब है कि वेंट्रिकल डीपोलराइज नहीं हुआ, और एवी नोड में से इम्पल्स को पास करना पड़ता है एवी वेंट्रिकल में जाने के लिए, यानी एवी नोड में कहीं ब्लॉकेड है। तो इसका क्या मतलब है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। इसमें सक्सेसिव इंक्रीज होगा पीआर इंटरवल में, और एक वक्त आएगा जिसमें पी वेव आएगी लेकिन क्यूआरएस नहीं आएगा। फिर अगला जो अगली वेव आएगी उसमें पी आर वेव फिर से छोटी होगी, नेक्स्ट बीट में फिर वो बड़ी होगी और सेकंड डिग्री टाइप 1 होगी। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्यू आर एस, फॉर एग्जाम्पल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, उसके बाद एक क्यू आर एस मिस हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास पी आर जो इंटरवल है वो हर बीट में आपको इक्वल नजर आएगा। बट इसमें ये होता है कि मिस बीट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 3 क्यू आर एस नॉर्मली आए, उसके बाद एक क्यू आर एस एबसेंट हो गया, फिर 3 क्यू आर एस आए, इसमें रेशियो होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 क्यू आर एस के बाद एक पी वेव मिस हो गई, एक 3 क्यू आर एस के बाद एक क्यू आर एस मिस हो गया, कुछ इस तरह आप लोग को देखने में आ सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एवी नोड है उसकी कंप्लीट ब्लॉकेड हो जाएगी। इसमें हमारे पास क्या होगा, पी वेव प्रेजेंट होगी, क्योंकि पी वेव हमारे पास किस वजह से आ रही थी, एस ए नोड की वजह से आ रही थी। अब एवी नोड ब्लॉक हुआ है, इसका क्या मतलब है, जो एस ए नोड है वो फायरिंग कर रहा है लेकिन वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच रही। तो एस ए नोड हमारे पास क्या करेगा, एट्रिया को डिपोलराइज करेगा और पी वेव आती जाएगी। लेकिन जो पी वेव आएगी उसका जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा उससे कोई मतलब सिंक्रोनाइज नहीं होगी। ये हमारे पास ईसीजी है, तो आप इस ईसीजी में गौर से खुद भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ये आप लोग ईसीजी में देखें, ये हमारे पास पी वेव है, ये पी वेव है, ये पी वेव है, उसके बाद क्यू आर एस आ रहा है, यानी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसका नहीं ताल्लुक। इधर भी पी वेव है, इधर भी पी वेव है, फिर क्यू आर एस आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्यू आर एस की जो पेस मेकर है वो अलग है, यानी वेंट्रिकल डीपोलराइज कोई और पेस मेकर कर रहा है, एस ए नोड एट्रिया को डीपोलराइज कर रहा है। तो यानी इस टाइम हार्ट में दो पेस मेकर बन चुके हैं, जो एक एट्रिया को कर रहा है, एक वेंट्रिकल को कर रहा है। पी वेव एट्रिया वाले की वजह से आएगी, क्यू आर एस वेंट्रिकल की। तो इनमें कोई आपस में सिंक्रोनाइज लिंक नहीं होगा। स्ट्रोक एडम सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जब आपका एवी नोड ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा, जब एवी नोड की फॉर एग्जांपल होगी ब्लॉकेड। अब एस ए नोड, मैंने बताया हार्ट में बहुत जगह पेसमेकर बन सकती है, तो एस ए नोड नॉर्मली पेसमेकर था। क्यों पेसमेकर था एस ए नोड, बिकॉज इसका फायरिंग रेट सबसे ज्यादा था, इसने बाकियों को सप्रेस किया हुआ था क्योंकि ये सबसे ज्यादा हैवी कैंडिडेट था। इस जब एस ए नोड की इंपल्सेस रुक गई एवी नोड से जाना, तो जब वेंट्रिकल फील करेगा कि मेरे पास इंपल्सेस नहीं आ रही, वो एक्टोपिक पेसमेकर वेंट्रिकल में ही जनरेट कर लेगा। तो वेंट्रिकुलर मसल भी एक्टोपिक पेसमेकर बन सकते हैं एवी नोड। उसकी हार्ट, तो हार्ट रेट कहाँ पे लाई कर सकता है, 40 से 70, अगर 40 से 60 अगर एवी नोड बन जाए, पर कंजे फाइबर अगर बनता है पेसमेकर तो वो कितना होगा, 15 से लेके ऑलमोस्ट 40 तक। अब इसने पेसमेकर बनना है, बट ये पेसमेकर बनने में थोड़ा सा हमारे पास टाइम लेगा। अब वो क्या टाइम लेता है, एक मिनट, ये मैं ओपन कर लूँ, मिस हो गया। अब वो पेस मेकर बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। अब जब तक वो पेस मेकर नहीं बन जाता तो क्या होगा, हमारे ब्रेन को तो ब्लड चाहिए, ब्रेन में ब्लड नहीं गया तो जो बंदा है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। फिर उसके बाद एकदम टॉपिक पेस मेकर होगा जिसको हम कहेंगे कि हार्ट ओवरराइड सप्रेशन जो हुआ था उससे एस्केप हो गया। एस्केप जब होगा तो अब उसमें जो बीट होगी, नंबर ऑफ बीट, वो एज कंपेयर कम होगी। एस ए नोड की जो पी वेव्स आ रही होंगी वो ज्यादा होगी, यानी पी वेव्स जो हमारे पास नंबर ऑफ पी वेव्स होगी वो ज्यादा होगी, और क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्सेस आ रहे होंगे ईसीजी में वो कम होंगे। और ये हमारे पास स्ट्रोक एडम सिंड्रोम होता है जो कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है। और अगर पेस, अगर वो दोबारा से नहीं जनरेट होता, यानी कोई पेस मेकर टॉपिक नहीं बनता, तो इट विल कॉज डेथ, क्योंकि हार्ट की बीट करना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लॉक इलेक्ट्रिक कार्टन्स, आप लोगों को ये जस्ट एक बार आप लोगों ने रीड करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि समटाइम्स परकेंजे फाइबर्स में भी ब्लॉकेड हो सकती है, तो उसकी वजह से प्रॉपरली वेंट्रिकल डीपोलराइज नहीं होंगे। तो आपको अल्टरनेटिव, ये क्यू आर एस आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल ये अल्टरनेटिव से बन रहे हैं कि एक की इंटेंसिटी ज्यादा है, एक की वोल्टेज ज्यादा है, एक की कम है।
तो ये हमारे पास क्या है कि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन में कोई फर्क आ रहा है। ये आप लोग को जस्ट इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? हार्ट ने एक प्रॉपर पीरियड के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्टोपिक उसको सिग्नल आ जाता है, एक्शन पोटेंशियल आ जाता है कि वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अभी वो उसका कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इवन जब वो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में होता है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं हम उसको कहेंगे प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी सबसे मेन कॉज है एक्टोपिक पेसमेकर। एक्टोपिक फोकाई क्या होते हैं? कोई हार्ट में कोई एरिया डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल आपको किसी बंदे को अगर होता है इस्कीमिया हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस्कीमिया, तो जो एरिया डैमेज्ड होता है वो हमेशा एज कंपेयर डीपोलराइज स्टेट में होता है, ये बात याद रखनी है। तो वो डीपोलराइज स्टेट में होगा। जब वो डीपोलराइज स्टेट में होगा तो क्या है कि चांसेस है कि जब वो डीपोलराइज है तो हार्ट में गैप जंक्शन है तो वो आसपास वालों को भी डीपोलराइज करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होगी क्योंकि वो डीपोलराइज कर रहा है उनको। लोकल एरिया इस्कीमिया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। स्मॉल कैल्सिफाइड प्लेक, क्योंकि जो कैल्सिफाइड प्लेक होती है वो भी डैमेज कर रही होती है हार्ट को। टॉक्सिन, इरिटेशन, कोई भी इरिटेशन होगी वो क्या करेगी? डीपोलराइज करेगी हार्ट को और आसपास वाली जगह को डीपोलराइज करेगी और हमारे पास प्री मेच्योर बीट आ जाएगी। तो ये प्री मेच्योर बीट की है। प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इस टॉपिक को भी आपने जस्ट एक बार रीड कर लेना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होती है और कंपनसेटरी पॉज क्या होता है। आप लोग ये देख सकते हैं अगर एक प्री मेच्योर बीट आ जाती है उसके बाद जो हमारे पास टाइम होता है ये वाला टाइम ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है ताकि ये हमारे पास उसको वापस एस्केप, कंपनसेटरी पॉज उसको हम कहते हैं। तो आप लोग को ये कंपनसेटरी पॉज के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसके रीजन देखें। पल्स डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा हार्ट, व्हेन आवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल द वेंट्रिकल विल नॉट हैव फिल्ड द ब्लड नॉर्मली। फॉर एग्जांपल प्रीमेच्योर बीट्स आ जाती है तो वेंट्रिकल को इनफ टाइम नहीं मिल रहा कि वो भर सके। अगर वेंट्रिकल में प्रॉपर ब्लड नहीं होगा तो जब ब्लड पंप होगा तो ब्लड पंप भी प्रॉपर नहीं होगा। तो अगर ब्लड ही हमारी पेरिफेरल पार्ट में नहीं आएगा तो पल्स कहाँ से आएगी? क्योंकि पल्स तो हम ब्लड के मूवमेंट की वजह से फील कर रहे थे, तो पल्स डेफिसिट होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एवी नोडल और एवी बंडल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। तो एवी नोडल और एवी बंडल की प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को जस्ट एक बार इसको रीड कर लेना है, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट आप लोग को एक बार पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस। यस, प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस ये आप लोगों को, इसका भी ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए। द QRS कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली कंसीडर्ड प्रोलॉन्ग। तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा है तो इसकी क्या रीजन है। तो आप लोगों को बस इसकी एक बारी जस्ट इसको गिव इट अ रीड। इतना ज्यादा इसमें से कोई एज सच क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, MCQs बन सकता है। जस्ट एक बारी इसको आप लोगों ने रीड करना है, आप लोग को समझ आ जाएगी। ये ग्राफ लाजमी देखना है। वेक्टर एनालिसिस, सो वेक्टर एनालिसिस को जस्ट इसको इग्नोर करें इस टॉपिक को। डिसऑर्डर ऑफ द कार्डियक रीपोलराइजेशन, द लॉन्ग क्यूटी। द लॉन्ग क्यूटी की एक बात बस याद रखनी है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल हमारे पास एक चीज करवाता है जिसको कहते हैं टोर्सार्ड डी पॉइंटेज। आपने याद रखना है ये लॉन्ग क्यूटी इंटरवल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो जिनको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है यानी उनका जो QT इंटरवल होता है QRS के स्टार्ट से लेके T के एंड तक, जो कि पूरे वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन शो कर रहा होता है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो टोर्सार्ड डी पॉइंटीज के चांस होते हैं। और ये टोर्सार्ड डी पॉइंटीज बड़ी एबनॉर्मल सी कंडीशन होती है, ये आगे वेंट्रिकुलर एरिथमिया करवा सकती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसको एक रीड करें। ये प्रीमेच्योर डीपोलराइजेशन बीट आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अभी ये डीपोलराइज हो रहा था कि अगली बीट आ गई। तो ये हमारे पास प्रीमेच्योर बीट है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमें टोर्सार्ड डी पॉइंटी नजर आ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं वेविंग लाइक पैटर्न होता है ये। फिर पैरोक्सिसोमल टैकिकार्डिया। पैरोक्सिसोमल जब भी होगा इसका ये मतलब होता है कि एकदम एबनॉर्मली तेज रेट हो जाता है। तो आप लोगों को एकदम रिदमिकल रैपिड डिस्चार्ज होगा पैरोक्सिसोम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एकदम कोई बैठा हुआ है उसको एकदम 3-4 बीट से इकट्ठी आ गई, तो दिस इज पैरोक्सिसोमल टैकिकार्डिया।
तो इस इनकी आप लोगों को रीजंस पता होनी चाहिए कि ये क्यों हो सकता है और कैसे ये स्टॉप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसके आप लोग देख सकते हैं, सच abnormality is portion of the heart including the atria, Purkinje fiber or the ventricle can occasionally cause rapid rhythmical discharge of the impulses that speed in all direction throughout the heart। यानी rhythmical impulses discharge हो रही है और एकदम हुई है और रैपिड हुई है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली सर्कस मूवमेंट, तो सर्कस मूवमेंट आप लोगों ने देखनी है कि सर्कस मूवमेंट की कॉजेज आगे आएंगी तो आप लोगों को वो पता होनी चाहिए। तो इसको जस्ट एक बारी आप लोगों ने रीड करना है। इसको रोका कैसे जा सकता है? वेगल मेनोवर। वेगल मेनोवर क्या होगा? आपके जो नेक में कैरोटिड आर्टरिया उधर आप प्रेस करेंगे, वहां पे बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, वो प्रेशर फील करेंगे, एज अ रिजल्ट वो वेगल स्टिमुलेशन करेंगे और उसकी वजह से ये हम रोक सकते हैं। एट्रियल पैरोक्सिसोमल टैकिकार्डिया, जस्ट गिव इट अ रीड। एवी नोडल पैरोक्सिसोमल टैकिकार्डिया, इन सबको एक बार रीड बस करना है। वेंट्रिकुलर पैरोक्सिसोमल टैकिकार्डिया, तो ये ऐसे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट आप लोगों ने एक बार इसको रीड कर लेना है। पैरोक्सिसोम का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि एकदम रैपिड डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ventricular fibrillation is really important or this is a life threatening disease and it may cause death because ventricular fibrillation हो जाती है तो क्या होगा? हार्ट के कोई वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में कोई रिदम ही नहीं रहेगा, तो हार्ट से ब्लड पंप नहीं होगा, ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, और क्या होगा जब ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा? तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे और उसके बाद अगर ब्लड हार्ट को भी जाना बंद हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? इट मे कॉज डेथ। तो इसकी सबसे बड़ी कॉज तो आप लोगों को पता है कि क्या होती है कि इस्कीमिया हो गया, इन्फार्क्शन होगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। और इसका इलाज क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल शॉक, आपने डीफिब्रिलेटर्स का आपने देखा भी होगा, ड्रामा में भी देखा होगा। डीफिब्रिलेटर्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, सडन इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट। तो ये हमारे पास उसको सारे उन शॉक का क्या मकसद होता है? वो पूरे हार्ट को क्या करेगा? डीपोलराइज करेगा। पूरे हार्ट को जब एक बारी सेम करंट हो जाएगा तो ये एरिथमिया हो सकता है कि एंड हो जाए और वेंट्रिकल वापस अपनी नॉर्मल बीट्स पे आ जाए। Phenomena of re-entry and the circus movement as the basis of the ventricular fibrillation. So circus movement is very important. Circus movement की different causes आप लोगों को पता होनी चाहिए। और circus movement क्या होती है? For example, हमारे हार्ट में रिफ्लेक्टरी पीरियड में होता है। फॉर एग्जांपल ये घूम के आया है और ये यहाँ तक आया है वापस, और अगर ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा मैं रेड से शो करूंगा, ये वाला हिस्सा, ये अगर अभी भी रिफ्लेक्टरी पीरियड में है तो ये जो इम्पल्स इधर तक वापस आई है ये इधर आके रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये होना चाहिए। अगर ये पाथवे हमारे पास ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये इम्पल्स अभी इधर आई है और ये रिफ्लेक्टिव पीरियड से ये वाला पार्ट निकल चुका है, तो ये आके फिर से स्टिमुलेशन कर देगी। यानी जिस इम्पल्स ने डाई होना था, खत्म हो जाना था, अब न्यू इम्पल्स ने आना था, तो न्यू इम्पल्स से पहले जिस इम्पल्स ने डाई होना था वो डाई नहीं हुई, क्या होगा? वो वापस आ गई और वापस आके उसने क्या किया? वो रिफ्लेक्टरी पीरियड में नहीं था और उसने फिर से अगेन स्टिमुलेशन कर दी, तो क्या होगा? ये बार बार ऐसे गोल गोल घूम के बार बार स्टिमुलेशन करवाएगी। इसकी रीजन क्या हो सकती है? तो सिंपल सी एक तो रीजन होगी कि हार्ट की हमारे पास क्या हो जाए? हाइपरट्रोफी। हार्ट का पाथवे बड़ा हो जाए। अगर हार्ट का पाथवे बड़ा हो जाएगा तो उसको पाथवे आने में टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि सर्कस मूवमेंट हो। फिर आ जाता है अगर जो इम्पल्स की स्पीड स्लो हो जाए, क्या होगा? ये ब्लॉक में होगा, हार्ट ब्लॉक के चांसेस होंगे में होगा। उसमें क्या होगा कि जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, वेलोसिटी जब स्लो होगी तो वो जब तक पहुंचेगी तो बाकी हिस्सा रिफ्रैक्टिव पीरियड से निकल चुका होगा, वो फिर से डिपोलराइज कर देगी। तो आप लोगों को ये मेन पता होना चाहिए क्या पाथवे इज मच लॉन्गर, क्या हो सकता है हाइपरट्रॉफी के केस में? वेलोसिटी उसकी कम हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो इटसेल्फ जो पीरियड होता है वही छोटा हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है चेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फिब्रिलेशन। तो आप लोगों को फिब्रिलेशन का थोड़ा सा बस मैकेनिज्म पता होना चाहिए, इसको ये वाले को जस्ट रीड ही करना है आप लोगों ने, इससे ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये यहाँ तक सारा रीड करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन फिब्रिलेशन, तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी रिदम नहीं है। इस वाले पैराग्राफ को भी, इसको भी जस्ट रीड करना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक इन डिफिब्रिलेशन ऑफ द वेंट्रिकल। सो मैंने आपको बताया कि हम डिफिब्रिलेटर से करंट देंगे, तो इसको जस्ट रीड करना, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हैंड पंपिंग।
तो इसको CPR कहते हैं। आप लोग का प्रैक्टिकल भी है और इसमें क्या होता है कि आप लोग दोनों हाथों से उसके हार्ट में प्रेशर डालते हो ताकि उसके हार्ट तक एटलीस्ट ब्लड जाए। जब हार्ट में ब्लड कोरोनरी आर्टरीज में जाएगा तो हो सकता है हार्ट पंप करना स्टार्ट कर दे। तो ये CPR, ये यहाँ तक आपने जो मैंने चीजें बताई है ये वाली आपने जस्ट एक बार रीड करनी है, आपको खुद बातें समझ आने लग जाएगी। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ कंडीशन व्हिच इज द मोस्ट कॉमन वन, जिस क्योंकि ये बहुत सबसे ज्यादा जो एरिथमिया कॉमन है वो एट्रियल फिब्रिलेशन ही है। इसमें क्या होगा, एट्रिया ज्यादा बारी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियल फिब्रिलेशन को डिफरेंस होता है एट्रियल फ्लटर से। आपने ये नहीं देखा कि वेंट्रिकुलर फ्लटर कोई चीज हो, लेकिन एट्रियल फ्लटर होता है। जो फ्लटर होता है ना उसमें पी वेव सो टूथ लाइक आती है। ये आपसे पूछा जाता है कौन से एरिथमिया में जो पी वेव है वो सो टूथ लाइक होगी। तो एट्रियल फ्लटर में हमारे पास जो पी वेव होती है वो सो टूथ लाइक होती है, और फिब्रिलेशन में पी वेव प्रोमिनेंट होती ही नहीं है, यानी पी वेव हमें एट्रियल फिब्रिलेशन में प्रोमिनेंट नजर नहीं आएगी। फिर इसमें क्या होगा, एट्रिया एज अ प्राइमर पंप एक्ट नहीं कर रहा होगा और प्रॉपर पंपिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है इम्पेयर पंपिंग ऑफ द एट्रिया ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन। तो जस्ट गिव इट अ रीड, इसमें यही बात बताई है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन एट्रियल फिब्रिलेशन, तो ये आपको मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये वाली आप लोग देखें, ये एट्रियल फ्लटर की है। तो मैंने आपको एट्रियल फ्लटर के बारे में क्या बताया है कि एट्रियल फ्लटर में हमारे पास जो पी वेव होती है सॉटूथ होती है। इधर इतनी क्लियर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। एट्रियल फ्लटर में पी वेव ऐसे होगी और फिर QRS आएगा, फिर पी वेव उतनी। फिर इसकी एक रेशियो होती है कि फॉर एग्जांपल 3:1 का मतलब क्या है कि 3 पी वेव के बाद एक QRS आ रहा है, फिर 3 पी वेव के बाद एक QRS आ रहा है। अब आप लोग ये डायग्राम देखें कि यहाँ पे एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन लिखा है। एट्रियल फ्लटर में एक ही पाथ कितना सीक्वेंसली फॉलो हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक ही पेस टॉपिक मेकर है। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल स्कीमिया होगा, फॉर एग्जांपल ये पार्ट स्कीमिक है, ये पार्ट स्कीमिक है। अब जो स्कीमिक पार्ट है वो डीपोलराइज्ड होते हैं और वो बाकी हार्ट को डीपोलराइज कर सकते हैं। तो ये अपनी डीपोलराइजेशन करेगा, ये अपनी, यानी इसका कोई रिदम और कोई सीक्वेंस नहीं है। तो दैट्स वाई एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव आएगी नहीं, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है। इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन, तो ये आप लोगों को बता दिया। फिर एट्रियल फ्लटर का मैंने आपको बताया, जो ये रेशियोज होती है एक एट्रियल फ्लटर में होती है। एक रेशियो आप पीछे पढ़ के आए हैं जो कि है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसमें क्या होता था कि फॉर एग्जांपल 3 QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल आया, उसके बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स मिस हो गया। इसमें कैसे रेशियो निकालेंगे एट्रियल फ्लटर में कि इसमें फॉर एग्जांपल 3 पी वेव आई है, उसके बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स आया, तो ये हमारे पास क्या होगा एट्रियल फ्लटर। लास्ट आ जाता है कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हमारे पास अगर हार्ट बंद हो जाए ड्यूरिंग डीप एनेस्थीसिया, इसलिए कहते हैं जब एनेस्थीसिया देना होता है बड़ा देख के देना होता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट का होता है और बंदे की डेथ हो सकती है। और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो पेसमेकर, जो कि शॉक दे देता है हार्ट को, प्रॉपर करंट, मतलब ये एक तरह से एक्सटर्नल पेसमेकर लगा देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिथमिया। अगर इसमें ना समझ आए तो आप लोग JP में से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एरिथमिया जो आप लोगों ने याद करने हैं गाइडेंस से। थैंक यू वेरी मच।